मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर एंड सीआईओ मिहिर वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिहिर, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। हम एक्सपायरी पे बात कर रहे हैं और आप ट्रेडर नहीं है, मैं जानता हूँ, ये बात कैविएट लगा दूं, बट मैं एक रेफरेंस पॉइंट के लिए 5.5% निफ्टी और करीब 9% बैंक निफ्टी चला है, तो पीक पेसिमिज्म से हम एक मॉडरेट की तरफ आ गए। ऐसा लग रहा था कि भाई बाजार खत्म ही होने वाला है। इस समय जो बाजार के ऊपर फैक्टर्स हैं, दो चार खास बातें, ग्लोबल, एफआईएफ लो, अर्निंग्स क्वालिटी और सेंटिमेंट, इन चारों पे आप बाजार को कैसे देखते हैं? नमस्कार अजय जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। पहले बात करें ग्लोबल की, तो ग्लोबल में माहौल ये बन रहा है कि अब तक के जो यूएस में खास करके डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ग्रोथ के, वो इतने बुरे नहीं हैं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन जो फ्यूचर इंडिकेटर्स हैं, मार्केट जिस तरह से डिस्काउंट कर रही है, वो ये डिस्काउंट कर रही है कि शायद एक शैलो रिसेशन आ सकती है। तो इसलिए यूएस मार्केट्स भी जो है, अगर देखें तो काफी सिलेक्टेड स्टॉक्स की वजह से टिकी हुई है। दूसरा ग्लोबल फैक्टर ये है कि शायद यूरोप का भी जो अंजाम आने वाला था, बहुत शार्प रिसेशन दिख रहा था बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, वो इतना रिसेशन शायद नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 महीने में जो माहौल चेंज हुआ है, वो ग्रोथ की तरफ और जा रहा है, और एक स्लो डाउन करके फिर वापस रिकवरी की सिचुएशन बन रही है। लेकिन इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स का जो सिचुएशन बन रहा है, वो शायद ज्यादा हॉकिश बन रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स पे उसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आ रहा है। जब डिस्कशन, एक डिबेट, सेंटिमेंट एक तरफ जाता है कि ग्रोथ कम हो रही है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स रिलीफ एक्चुअली फील कर रही हैं, क्योंकि तब लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही ग्रोथ तेज होने लगती है, डेटा पॉइंट्स अच्छे आने लगते हैं, तो एक इंटरेस्ट रेट हाइकिंग का फियर आ जाता है। तो ये एक थोड़ा हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, जहां पे गुड ग्रोथ न्यूज पे मार्केट डर रहा है, और मॉडरेट ग्रोथ न्यूज पे मार्केट ओवरऑल बेटर ले रहा है उसको। तो ये सिचुएशन की वजह से ये जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, 1000 पॉइंट्स की प्लस और 1000 पॉइंट माइनस की, वो ये अनसर्टेन की वजह से आ रही है। क्रूड में जो जबरदस्त गिरावट आई है, वो कई लोगों का कहना है कि जो ग्लोबल स्लो डाउन आने वाली है उसकी दस्तक है, और क्रूड पहले से फैक्टर इन कर रहा है। हम जब ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ भारत में, तो दो कंपनीज जो ग्रोथ के सूचक हैं कंज्यूमर ग्रोथ की, एक बजाज फाइनेंस, कल उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी आई। पूनावाला फाइनेंस अगेन कमेंट्री अच्छी आई, क्योंकि वो जो जो एक कंज्यूमर तबका है जो लोन पे, ईएमआई पे कंज्यूमर ड्यूरेबल छोटे लोन वगैरह लेता है, एसएमई, वो रिप्रेजेंट करता है इनका लोन बुक। ये जो साइड है, यहाँ पे आपको लगता है कोई धीमापन आ सकता है इस ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से? देखिए, ये काफी जो इंडियन कंज्यूमर है, वो ग्लोबल सिचुएशन से काफी फार रिमूव है, मैं कहूंगा सेकंड थर्ड लेवल पे रिमूव है। इमीडिएट जो ग्लोबल इंपैक्ट आता है हमारे यहाँ पे, वो इंटरेस्ट रेट्स पे आता है। उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग है, कॉर्पोरेट सेंटिमेंट है, वो चेंज होता है। लोकल कंज्यूमर को इंटरेस्ट रेट्स का इतना फर्क नहीं पड़ता। ये लोकल लोकल कंज्यूमर डिपेंडिंग मोर ऑन लोकल जॉब क्रिएशन, हमारी जो ओपनिंग अप हो रही है इकोनॉमी की, वो कैसे चल रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूरल सेक्टर में खास करके जो स्पेंडिंग कर रही है, उसकी वजह से काफी सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट एक्शन एंड ओवरऑल जॉब क्रिएशन ज्यादा मायने रखती है एज फार एज द लोकल कंजम्पशन इज कंसर्न, न कि ग्लोबल फैक्टर्स, आई वुड से। मॉर्निंग मिहिर। मिहिर, एसयूवी और प्रीमियमाइजेशन का ये ट्रेंड, इसको बाजार ने काफ़ी वैल्यू दी भी है। अभी महिंद्रा के जो कमेंट्स में रिसेंट बात हुई, वो भी एसयूवी स्पेस में 6 नए लॉन्चेस करेंगे, और स्पेशली ईवी सेगमेंट में। और अगर आप एसयूवी में मिड टियर एसयूवी सेगमेंट को देखें, तो वो भी बहुत कंपेटिटिव है। नए प्लेयर्स लाइक टोयोटा, हुंडई, कई सारे नाम हैं। मिड टियर एसयूवी और स्पेशली अगर ईवी साइड भी देखना हो, इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? किस कंपनी के पास एक बड़ा मार्केट शेयर हो सकता है? बाजार किससे ज्यादा वैल्यू देगा? क्या प्रेफर्ड बेट्स होंगी यहाँ? देखिए, मार्केट में दो चीजें हुई हैं, जैसे आपने कहा, एक तो प्रीमियमाइजेशन, और दूसरा कार मार्केट में खास करके अगर हम 6 साल 7 साल का हिस्ट्री देखें, तो जो पैसेंजर नॉर्मल कार्स हैं, उनका ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुआ, इनफैक्ट डीग्रो ही हुआ है। और एसयूवीज और स्मॉल और मीडियम साइज के जो एसयूवीज है, उसमें ज्यादा ग्रोथ आ रही है। तो ये एक, मैं कहूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द मार्केट ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी है। जब हम डिस्कस करते हैं कि एक के शेप हो रहा है कंजम्पशन में, और के शेप में एक तो प्रीमियम आइटम्स ज्यादा चलती हैं, और दूसरी विद इन द प्रीमियम आइटम्स ऑल्सो
जो हम एसयूवी और जो हायर एंड है ईवी वगैरह वो ज्यादा चल रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से माहौल ये बन चुका है इन द लास्ट 5-6 years के अब कंपनी और ब्रांड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है कार्स और एसयूवीज में, लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफिक हिट्स ज्यादा आ रहे हैं। तो जो कंपनीज ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जो कंपनीज ज्यादा हिट प्रोडक्ट लॉन्च करती है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन साइज ऑफ द कंपनी। ये माहौल बन रहा है। मॉर्निंग गवर्नमेंट फोकस की आपने बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का बड़ा फोकस है और इसी गोल को मद्देनजर रखते हुए 2023-24 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ का कर दिया है। इंफ्रा स्पेस पर डिफेंस, कैपिटल गुड्स, रेलवे इंफ्रा कितना ग्रोथ दिखेगा इसकी वजह से? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने लास्ट 3 साल से काफी स्ट्रॉन्ग फोकस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे आपने कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले बहुत बढ़ चुका है और अच्छी बात है क्योंकि ये प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखा है। विदिन कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने न सिर्फ खुद की स्पेंडिंग बढ़ाई है लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी काफी एनकरेजमेंट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रोड्स जो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी हमने देखी है वो तो चलती रहेगी। इनफैक्ट ये इलेक्शन ईयर है तो मेरे ख्याल से रोड पे जो स्पेंडिंग है और भी बढ़ सकती है। लेकिन जो डिफेंस और रेलवे में खास करके बढ़ोतरी आई है इन 3 सालों में, वो काफी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है। और डिफेंस में न सिर्फ डिफेंस का आउटले बढ़ रहा है गवर्नमेंट का खुद का, लेकिन गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है और काफी सारे जो आइटम्स थी जो इंपोर्ट हो रही थी वो इंडियन कंपनीज ने प्रोटोटाइप्स काफी सालों से बना के रखी थी लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रही थी, वो भी गवर्नमेंट एक्सेलरेट कर रही है। तो डिफेंस में स्पेंडिंग भी बढ़ रही है और लोकल कंटेंट भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो कंपनीज हैं उसको बहुत फायदा हो रहा है जो ये स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और तीसरी बात रेलवेज की, जैसे आपने बात की, रेलवे में तो मैं कहूंगा कि एक रिवॉल्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। जो बजट रेलवे का होता था 80,000 90,000 करोड़, वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ हो गया है इन द लास्ट 5-6 years। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक लेइंग, अपग्रेडिंग ऑफ बोगीज एंड दिस थिंग में काफी काम हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। तो ये मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर थीम जो है वो मुझे लगता है मल्टी ईयर थीम हो सकती है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं जो केमिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल हैंडसेट में हमने काफी सक्सेसेस देखे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में इंडिया होपफुली जाएगी नेक्स्ट 5 साल में। और जिस तरह की तेजी हमने जो 2003 से लेकर 2009-10 तक देखी थी इन्वेस्टमेंट्स में, होपफुली ये धीरे धीरे करके उस तरफ हम जाएं। ओके, एक सवाल बस, ये मिड कैप आईटी को भी लार्ज कैप आईटी के बराबर तोड़ा गया क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है यूएस में और शायद हो भी आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में। लेकिन मिहिर, स्टॉक्स जो प्राइसेस होते हैं, शेयर प्राइस हमेशा किसी रियल इवेंट के रियल पीक नेगेटिव डेटा के पहले बॉटम करते हैं। एक्चुअल डेटा उसके बाद आता है 1-2 क्वार्टर के लैग के पास, बट स्टॉक मूव कर जाते हैं। क्या ये फिनोमिना मिड कैप आईटी में हो गया और अब आईटी में ओवरऑल में भी हो सकता है, या आपको लगता है कि बहुत अभी बैड न्यूज़ शायद ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन की आईटी में प्राइसिंग होना बाकी है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वहाँ लोड अप करने के लिए? श्योर। हमने देखा है कि जो टिपिकल स्लो डाउन या तो डिसिलेशन होती है वो एक क्वार्टर में यू टर्न नहीं लेती है। तो मेरे ख्याल से एक क्वार्टर हमने थोड़ा लुकवार्म देखा है खास करके लार्ज आईटी कंपनीज के लिए। मिड कैप में स्पेसिफिकली अगर बोले तो स्टॉक बाय स्टॉक देयर हैव बीन मिक्स हिट्स एंड मिसेस, बट मिड कैप की बात अगर ना करें, बट लार्ज कैप में डेफिनेटली एक स्लो डाउन और हायरिंग स्लो डाउन दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से कॉशियस रहना बेटर है। मैं ये कहूंगा कि लार्ज कैप आईटी में एक बड़ा इंडिकेटर जो लीड इंडिकेटर मैं कह सकता हूं वो हायरिंग नंबर्स हैं। तो नेट हायरिंग अगर हम देखें तो लास्ट 2 क्वार्टर में काफी शार्पली डाउन आई है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में तो नेट हायरिंग ऑलमोस्ट 0 हुई है। दैट शोज कि कंपनी को नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में क्या विजिबिलिटी है। और अगर ये नेट हायरिंग नंबर देखें तो विजिबिलिटी काफी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कहूंगा। तो अभी भी मेरे ख्याल से हम कॉशियस रहेंगे। मिहिर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। तो ये थे मिहिर वोरा, बाजार के दिग्गज, अपनी बाजार पर